तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मूवीज की भी हम बातें कर रहे थे। मैं आ चुका हूं दिल्ली में और जैसे मैंने आपसे बोला था कि साइंस का कंटेंट हर गले गले कूची कूची में ऐसे लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन साहब हमारे बाउंसर प्रिय दिखा सकते हैं हम कहाँ बैठे हैं। तो हम यहाँ पे किसी मॉल की पार्किंग में चिंतन करने के लिए बैठे हैं एक मूवी जिसका नाम था इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम किस मूवी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो क्या सही में कंप्यूटर या मशीन सोच सकती है, क्या हम भी सोच सकते हैं? हाँ। सोचना डिसाइड कैसे होता है? सोचना बिहेवियर से डिसाइड होता है या फिर सोचना हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है? जो आप बातें लेते हैं, जो आप डिसीजन करते हैं, क्या उसके अंदर हमें इवेंचुअली आपका बिहेवियर दिखता है? आपके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते। सेम मशीन के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मशीन नहीं सोच सकती मगर इंसान सोच सकते हैं? और अगर इंसान सोच सकते हैं तो सब एक तरह सोचते क्यों नहीं है? किसी को पिज्जा पसंद आता है, किसी को बर्गर पसंद आता है, किसी को ये दोनों ही पसंद नहीं आता। अगर उनके थॉट में डिफरेंस आ सकते हैं, इसका मतलब थॉट भी अलग अलग है, इंसान भी अलग अलग तरह से सोच सकता है। तो सोचना अगर डिफाइंड नहीं है तो मशीन भी शायद सोच सकती है। ये मूवी किस बारे में बात करती है? मूवी बात करती है अकेलेपन के बारे में, ये मूवी बात करती है प्यार के बारे में, ये मूवी बात करती है कि मशीन्स और इंसानों में डिफरेंस क्या होता है, ये मूवी बात करती है कैसे एथिकल सिस्टम में बाउंड होने के बारे में, और एक मूवी बात करती है बताने के बारे में कि शायद सही में इंसान कभी कभी खुदा बन जाता है, जो उस मूवी में दिखाया गया था। तो यार मेरे दोस्त जैनेंद्र कुमार ओझा, म्यूजिक। सबसे पहला क्वेश्चन सुफियान तुम्हारे लिए। इस मूवी को देखने के बाद तो सबसे पहले मैं इस मूवी के बहुत छोटी सी बेहतरीन एक ब्यूटी के बारे में बताना चाहूँगा। कि इस मूवी में जब एलन ट्यूरिंग ने जब उस प्रॉब्लम एनिग्मा को सॉल्व किया, वो तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका जब उसको जर्मन लैंग्वेज आता भी नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत था कि मुझे जर्मन नहीं आती है, जो पहले जर्मन, उसकी वजह से उसको वहां पर जॉब मिलने वाला भी नहीं था, बट स्टिल उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सो हम बहुत सारी चीजें हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है, या हम प्यार तब भी हो सकता है जब हम उसके लैंग्वेज को भी नहीं जानते हैं। सो इट्स द डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल सिंक। सुफियान, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट, कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट ये बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज द इमर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स। मतलब कुछ हुआ, कुछ बीच में खिचड़ी पकी और हमारे पास कॉन्शियसनेस हो गया। तो इस पर तुम्हारा टेक क्या है? मतलब क्या हुआ होगा? बहुत खूबसूरत है। इस पे मैं पहले टेक लाने से पहले मैं बता देता हूँ इस मूवी ने कैसे इस टेक को काउंटर कर दिया, मतलब इस टेक को समझाया। बाद इस मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। आप किस पॉइंट पे, उसने बोला था ये गेम है, गेम खेलते हैं, और मूवी में सीन भी आएगा, एडिटर साहब लगाई देंगे। इसमें ये आता है कि क्या तुम शार्पली सुन रहे हो? Are you listening? Are you listening? So carefully listen. Are you paying attention? और I will not repeat itself. बाद में बातों को दोहराऊंगा नहीं। बात यह है कि अगर आपके सामने एक दीवार है, दीवार के पीछे एक जगह कंप्यूटर बैठा है और एक जगह इंसान बैठा है, और आपका काम सिर्फ सवाल पूछना है और आप दोनों जगह जवाब ले रहे हो। इंटेलिजेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या बिहेवियरल प्रॉपर्टी है? एलन ट्यूरिंग से जब पूछा गया था कि क्या व्हाट डू यू थिंक, क्या मशीन सोच सकती है, कि डू मशीन थिंक? अगर मैं इंग्लिश देख लेना मेरा टूटी हुई है तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसने ये बोला था कि ये क्वेश्चन ही यूजलेस है। मशीन सोच सकती है कि नहीं सोच सकती है, इतना यूजलेस क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चलता है कि आप सोचते हो? मतलब जब हम किसी को ये बोल रहे हैं कि उसके पास कॉन्शियसनेस है या नहीं है, वो तब हम बोल सकते हैं जब हम पहले ये डिफाइन करें कि तुम कॉन्शियसनेस किसको बोल रहे हो। कॉन्शियसनेस जब तक हम उस चीज को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। मतलब इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में अगर इमेजिन करो, सिर्फ मैं इस पूरी ह्यूमैनिटी में, इस पूरी यूनिवर्स में मैं सिर्फ एक इकलौता बच गया। अगर मैं सिर्फ इकलौता बच गया तो क्या मैं अभी खुद को एक कॉन्शियस बीइंग बोल सकता हूँ? या अगर उस केस में अगर खुद को मैं कॉन्शियस बीइंग बोल रहा हूँ तो क्या उस समय कॉन्शियस बोलने का कोई मतलब भी बचता है? वही कि आपको इंटेलिजेंस जो है, जैसे आपको कॉन्शियसनेस का कि वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंस, एलन ट्यूरिंग ने देखा कि इंटेलिजेंस जस्ट बिहेवियरल प्रॉपर्टी है। हम किसी के बिहेवियर से समझाते हैं कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। और अगर मशीन को, अगर इंटेलिजेंस को लॉजिक में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर हम लोग सोचते हैं, हम लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक इन्वॉल्व है। कैसे, अगर आपको कुछ चीज सामान खरीदना है तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या इन्वॉल्व रहेगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। करेक्ट। कि आप
आपको वो लेना चाहिए, नहीं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इकोनॉमिक्स सही है, उसके बाद ये जो आप ले रहे हो ये बस आप अपने घर में सजाने के लिए ले रहे हो, तो अगर सजाने के लिए ले रहे हो तो क्या यार मेरे कर्टन से मैच करेगा इसका रंग। कई लोग सेलिब्रिटीज होते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं क्या नाम है, मैं आज सुबह मैंने जो ड्रेस पहन रखी है वो मेरे अभी रूम के कर्टन से मैच नहीं कर रही है। ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे प्रॉपर्टीज लॉजिकली ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। अगर लॉजिकली ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं तो मशीन भी लॉजिक पे चल सकती है। मशीन क्या कर सकती है? करेक्ट। एलन ट्यूरिंग का एक से था, अगर तुम किसी चीज को लॉजिक दे दोगे तो सेम काम मशीन कर लेगी। मशीन बस एक ऐसा सो कॉल्ड कंप्यूटिंग चीज है जो थकती नहीं है, इंसान थक सकता है। और तो इसका मतलब इंटेलिजेंस को अगर आपने ब्रेक डाउन कर दिया, अगर आप कॉन्शियसनेस को भी, आपके सवाल पे आ रहा हूं, अगर आप कॉन्शियसनेस को भी डिफाइन कर दोगे, हमने इंटेलिजेंस बिहेवियर है तो मशीन ने रेप्लिकेट कर दिया था, इसलिए उसको नाम दिया गया इमिटेशन गेम। दीवार के पीछे अगर आपको पता चलना बंद हो जाएगा, आपने कुछ सवाल पूछा और दोनों साइड से आंसर लगभग सेम आने लगेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा इंसान है और कौन सा कंप्यूटर है। इमिटेशन गेम की बात है। और तो अगर आपने कॉन्शियसनेस को आपने लॉजिकल पॉइंट में तोड़ दिया तो आप कॉन्शियसनेस बना सकते हो। अब डिफाइन ये होता है कि हम कॉन्शियसनेस है, who we are। हाँ, अगर कॉन्शियसनेस लॉजिक है तो उसको कंप्यूटर लॉजिक कर देगा, तो कंप्यूटर एक कॉन्शियसनेस पैदा कर देगा। और तो अगर हम कॉन्शियसनेस है तो हमें तो पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी बात पर रेने डेस्कार्tes, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर और मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब उनका ये बोलना था कि आई एम मतलब वी आर कॉन्शियस बिकॉज आई एम एबल टू थिंक। उसका ये आर्गुमेंट था। और इस आर्गुमेंट को एक स्टेप फर्दर लेकर जावेद अख्तर साहब ये बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। एक किसी क्वेश्चन में जब उनसे पूछा गया था कि आप एथिस्ट क्यों, तो उस पर ये आंसर किया था। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पाया, कि मैं बिकॉज एक सोच सकता हूं, आई एम कॉन्शियस, दैट्स व्हाई आई एम एथिस्ट। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या जावेद साहब या जो लोग भी सोचते हैं, क्या वो सोच उन्हीं की है? एग्जैक्टली। सो इसके ऊपर एक और फर्दर मैं अपने आप से जब मैंने पूछा इस क्वेश्चन को, तो मैंने ये सोचा कि आई थिंक दैट यू आर थिंकिंग अबाउट मी, देयरफॉर आई एम। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कभी भी एक अकेले इंडिविजुअल लेवल पर डिफाइन हो ही नहीं सकता। कॉन्शियसनेस जब भी डिफाइन होगा वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिफाइन होगा। जब हम साथ में बातें कर रहे हैं, वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लव, वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईगो, कुछ भी, सैडनेस, हैप्पीनेस, समथिंग, वही जाकर हमें कॉन्शियसनेस देता है। एंड इस चीज को एक मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट से भी सोचने की कोशिश की थी। लेट्स अज्यूम दैट हम लोगों ने एक रोबोट बनाया एंड रोबोट आपस में बात कर सकते हैं, और हमने उन रोबोट्स को हम लोगों ने मार्स पर छोड़ दिया। मान लो 10 रोबोट्स हम लोगों ने बनाकर मार्स पर छोड़ दिया। अब उनको नहीं पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और वो आपस में, वो रोबोट्स आपस में कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी फिर बाद में इजाद करते हैं, कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो कुछ और रोबोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। और लेट्स अज्यूम दैट कुछ सालों के बाद हम यहाँ पर उनको देख रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मार्स पर उन रोबोट्स ने कॉलोनाइज कर दिया और वो अपनी वहां पर आबादी बढ़ा दी। अब हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में कुछ कर रहे हैं, देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो क्या सुफियान इस सेंस में भी हम ये बोल सकते हैं कि वो रोबोट्स अब कॉन्शियस हो चुके हैं? मैं इस बात से बिल्कुल भी बात गलत इसलिए हो जाएगी कि आप देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, इससे हम इंसानों पे भी आएंगे। रोबोट बाय डिफॉल्ट एक इंट्रिंसिक, एक बेसिक बेसलाइन पे डिजाइन किए गए थे। करेक्ट। वो उसी हिसाब से भी अपने फैसले लेंगे। बेसिकली उनके फैसले लेने का भी स्तर जो है ना, वो एक बेसलाइन पे आके सेट हो जाता है, जो कि हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा उस सोच के पीछे की सोच क्या है। करेक्ट। और वो सोच आई कैसे? आपके माँ बाप ने आपके अंदर डाल दिया बचपन में कि भैया किसी अजनबी से आप खाना मत लीजिएगा, वही इवेंचुअली आपको ऐसे शेप कर देता है। आपको पता नहीं चलता कि आप आगे चल के शायद किसी पे ट्रस्ट भी करना बंद कर देते हैं, बिकॉज आपका एक बेसलाइन सेट हो चुका है जो हमारी कलेक्टिव सोसाइटी ने डाला गया है। तो इंसान सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, उसके ऊपर बात है। खैर, मूवी के ऊपर थोड़ा वापस आना चाहता हूँ मैं। मूवी के ऊपर बात है कि मूवी चालू होती है, एनिग्मा कोड उनको तोड़ना था। एनिग्मा क्यों तोड़ना था? एनिग्मा बेसिकली एक मशीन थी जो जर्मन्स इस्तेमाल करते थे अपने सीक्रेट, हमें कहाँ का अटैक करना, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए। और कितनी खूबसूरत बात, जर्मन्स जो थे उस समय इतने टेक्नोलॉजी में हाई थे कि भाई देखो, हम रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं, इसको डिकोड कर लो। तुम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 159 मिलियन एंड मिलियन पॉसिबिलिटीज थी। वो मशीन एक ऐसी थी जिसको आप अलग अलग सेट, अगर उसको सेटिंग्स बदल दोगे तो एक कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा वो 159 मिलियन एंड मिलियन होगा। और वो सेटिंग बार-बार 24 आवर्स में चेंज होती थी। जर्मन्स की एक जो सबसे बड़ी खासियत थी, वही इवेंचुअली जाके जर्मनी में उनके एनिग्मा कोड को तोड़ने में काम आई। जर्मन्स हमेशा आज भी बोलते हैं कि वो बाय बुक चलते हैं, सेट पे चलते हैं। मतलब कि 6 बजे का मतलब उनका 6 बजे ही है। अब होता क्या है, एनिग्मा में 6 बजे का मतलब 10 बजे 10 बज जाते हैं। हमारे पीछे जो हमारे दोस्त बैठे हैं, अभी कभी कैमरा
पे आते नहीं है, बाउंसर उनका नाम है। उनका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है, मतलब कि 11 बजे स्टार्ट होता है। वो जो भी बात है, तो आप ये समझिए कि वो आप देखिए कैसे हो रहा है। तो मूवी चालू होती है, मूवी इसी थॉट प्रोसेस चालू होती है कि यार उस समय, आज हम समझते हैं कि एआई से आप सवाल पूछते हैं, कि चैट जीपीटी या किसी एलएलएम से आप सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देता है। कैसे जवाब देता है इस पे मैं बाद में बता दूंगा। वो जवाब देता है, आपको लगता है सही में इंसान से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इमिटेट कर सकता है इंसान को। लेकिन उस समय जो है ना, उस समय के बाद जब वॉर चल रही थी, इंसानों को ही माना जाता कि वही सोच सकते थे। और एलन ट्यूरिंग ने जब ये थॉट डाला कि यार एक काम करते हैं, इस कोड को ना, जब मशीन कोड कर रही है तो मशीन से जुड़वाते हैं ना। तो लोग वहां पे रेडी नहीं थे। उस मूवी में आप देखेंगे कि लोगों ने बार बार उस मशीन को तोड़ना चाहा, मशीन को बनने ना देना चाहा। उन जिस कमांडर ने उसको हायर किया था, वो भी उसको बेवकूफ ही बोल रहा था। बाद में जाके उसने फिर यकीन ही नहीं हो रहा था मशीन भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पूरी मूवी वैसे चल रही थी। अब इवेंचुअली जाके खत्म होती है बात कि उसने अपने एलन ट्यूरिंग भाई ने बना ली थी एक पूरी की पूरी मशीन, जिसका नाम उसने अपने दोस्त के नाम पे दिया था, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्रिस्टोफर। यहाँ पर भी जो सारी चीजें कनेक्ट करती है ना, इट्स लव, इट्स ऑल अबाउट कैटलिस्ट। आपके जीवन का कैटलिस्ट क्या है? आप सोचे एक इंसान जिसका दोस्त जो मूवी में दिखाया है, वो बचपन में गुजर जाता है, मर जाता है, वो इंसान को जिंदा रखना चाहता है। और उसने बहुत खूबसूरत बात बोलती है, मैं थोड़ी वापस मूवी में आऊंगा। उसने एक बहुत टेक्निकल टर्म्स में उसने मूवी में एक बात दिखानी चाहिए कि इंसानों को वायलेंस पसंद क्यों है, कि वायलेंस सेटिस्फेक्शन देती है इंसानों को। और जिस पॉइंट पे तुम सेटिस्फेक्शन हटा दोगे तो उनके एक्शन जो है शैलो हो जाएंगे। वो बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है। You know why people like violence, Hugh? It's because it feels good. कि उन लोगों ने, उसके बचपन में उसके दोस्तों ने उसको ना क्या नाम है, जमीन के अंदर गाड़ दिया था, ऊपर कीले लगा दी थी। जब तक वो चिल्ला रहा था कि खोलो खोलो, तब तक लोग मजे ले रहे थे। जैसे उसने चिल्लाना बंद किया, वो अपने आप मजे लेना खत्म। तो वहीं पर क्रिस्टोफर आया, बचाया, दोस्ती हो गई उसके साथ। तो बेसिकली उसने मशीन को नाम दिया क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर को उसको जिंदा रखना था। क्रिस्टोफर एक बीमारी से गुजर जाता है, क्रिस्टोफर को जिंदा रख, बेसिकली उसका सारा का सारा जो कैटलिस्ट था, सुपर ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अपनी बचपन के दोस्त क्रिस्टोफर को जिंदा करना है। क्योंकि उसी क्रिस्टोफर ने उसको किताब दी थी, साइफर। हाँ, साइफर, कि आप कैसे कोड वो कर सकते हैं। वो खूब मैथमेटिशियन की बात ही अलग है। मैथमेटिशियन प्यार भी करते हैं एक अलग दुनिया में। मैथमेटिक्स मैं लोग बोलते हैं पोइट्री की, शायर कभी भी अपनी महबूबा को मरने नहीं देता। मैं कहता हूँ मैथमेटिशियन भी मरने नहीं देता, इक्वेशन बना के चले जाता है ना? मतलब तुम नॉन एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट के साथ इतने प्यार कर सकते हो और उसके साथ अपने आप को जिंदगी भर उसके साथ रह सको, कितनी खूबसूरत। तो वो मूवी बनाई उसने, वो करा। उसके बाद वो परेशान होगा क्योंकि 159 मिलियन पॉसिबिलिटीज को वो मशीन, जो कि मशीन है जो थक नहीं सकती, इंसान थक जाता है, वो भी उसको डिकोड नहीं कर पा रही थी। फिर आते जर्मन्स की इकलौती गलती जो थी, एनिग्मा। अहंकार नहीं, बाय द बुक चलने वाला। हाँ, कि हम एकदम सेट होता। आप सब ये सवाल पूछ सकते हैं, भैया तुमने एनिग्मा मशीन चुरा ली थी तो एनिग्मा की बुक निकाल लेते। हाँ। क्योंकि अगर जर्मन्स को पता होने वाला है कि क्या इस कोड जो हम तक आया है उसका मतलब क्या, तो वो किसी बुक में होगा। हाँ। तभी तो वो अपनी सेटिंग बदलेंगे मशीन की और समझ जाएंगे कि हमें कहाँ अटैक करना है। तो आप वही बुक चुरा लो। जर्मन्स बड़े चालाक थे यार। जर्मन्स ने क्या किया, हर हफ्ते में, 3 हफ्ते में या फिर महीने तक की बुक होती थी वो, उसके बाद वो बदल देते थे। तो वो ऑप्शन भी खत्म था। तुम्हें पूरी की पूरी, और हर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एनिग्मा कोड्स थे। नेवी के अलग, और क्या नाम है आर्मी के अलग, और मान लीजिए उसके क्या नाम है एयरफोर्स के अलग। तो आपको एक सर्टेन सारा का सारा पूरा का पूरा वो चाहिए था कि सारे के सारे जोन को आप तोड़ सके। मशीन बन चुकी थी लेकिन मशीन इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाई थी। तब आती है, हर जर्मन जब मैसेज आता था उसने एक, कह लीजिए उसमें सर्टेन वर्ड्स कॉमन थे, जैसे कि एक हेल हिटलर और एक वेदर कि 6 बजे ही करेंगे, 6 बजे के हिसाब से कर दिया वेरिएबल। अब उसने उस मशीन के अंदर ये सेट डाल दिया कि अब तुम जब डिकोड करोगे इस मैसेज को, जो भी आ रहा है, आप समझ लो एंड का मैसेज तो यही होगा। जितने भी एंड में वर्ड लिखे होंगे उसका मतलब ये हेल हिटलर, उसके बीच में ये है। अब इस हिसाब से मिलने एनिग्मा जो उसकी मशीन थी, क्रिस्टोफर था, उसने उस कोड को डिकोड नहीं किया था। उसने क्या किया, मिलियंस एंड मिलियंस पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर दिया था। एलिमिनेट करके वो हेल हिटलर को पकड़ के फिर बाकी की चीजों को सॉल्व कर दिया। उसने स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया उसको, उसने बैकवर्ड चालू किया। मैं जैसे हमारे एग्जाम सिस्टम्स में क्या होता है, जब इंडिया में आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं जेईई, वो क्या नाम है, मास सिलेक्शन का एग्जाम नहीं होता, वो मास एलिमिनेशन का एग्जाम होता है कि मैं कितने लोग एलिमिनेट कर सकता हूँ। इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया। एक आईआईटी का प्रोफेसर था, उसने ये बोला था कि ये कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन का टेस्ट भी होता है कि आप कितनी मेमोरीज और कितने फैक्ट्स एलिमिनेशन का बात है। Send a weather report every day at 6 a.m. So that's 3 words we know will be in every 6 a.m. message. Weather, obviously, and Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler. Here's the 6 o'clock message from this morning. तो ये सब ये मूवी में चलता है। आखिर में दिखाता है एक चीज, जिस इंसान ने ये दिखाया कि इंटेलिजेंस विदाउट एम्पैथी इज डेंजरस, और
एम्पैथी विदाउट इंटेलिजेंस इज यूजलेस, उस इंसान को इस समाज ने, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल था, उसको नकार दिया। इवेंचुअली एलन ट्यूरिंग ने, आपको पता होगा, 41 इयर्स की एज में आके सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको एक हार्मोनल थेरेपी पर रख दिया गया था, वहां पे क्राइम था। हाँ, उसमें ब्रिटेन में क्राइम था। पूरी मूवी कैसे चल रही है कि इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि सामने वाला भी इंसान है। देखिए मशीन्स को उसने इंसानों को प्रूव कर दिया। आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि आप कॉन्शियस है, लेकिन एक मशीन आपके बिहेवियर को इमिटेट कर सकती है। तो हम सब, आपकी सोच से परे है ये दुनिया। अगर मशीन तुम्हें इमिटेट कर सकती है तो मशीन को भी इज्जत टेक्निकली, तो मतलब आप ये कहना चाहो मशीन के पास भी कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस हो सकती है, हाँ, जो शायद हम कभी उस चीज को समझ ना पाए। नहीं, हम अपने आप को नहीं समझ सकते ना, मशीन को क्या समझेंगे? हम किसी को नहीं समझ सकते। हाँ। इवेंचुअली इंसानों ने उसके बिहेवियर को भी नहीं समझा कि यार वो भी इंसान है, उसको अगर वो होमोसेक्सुअल है, उसको तुमने समाज से नकार ही दिया, वो इवेंचुअली सुसाइड कर लिया। वैसे अभी जो रिसेंटली जो न्यूरो साइंटिस्ट या फिर जो फिजिसिस्ट है, ब्रायन कॉक्स, वन ऑफ द लीडिंग फिजिसिस्ट, उसने ये बताया था कि क्या हो रहा है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो पावर ऑफ थिंकिंग वगैरह आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटिंग पावर ऑफ दोस कंप्यूटर्स, कि अब ये इतना कैलकुलेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। एंड दिस एग्जैक्ट थिंग ये हमारे इंसानों के साथ भी हुआ है। इट इज मिमिकिंग द वेरी नेचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हो जाएगा। मैं तुझसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इवेंचुअली जाके कंप्यूटर्स या एआई जो इवेंचुअली एडवांस हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके हमें पता ना हो, लेकिन वो कुछ तो डिसीजन लेने लगे, ओके, जिसको हम जैसे हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, हम कहते हैं हम इंटेलिजेंट है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, और एआई भी इवेंचुअली जाके वो वैसे डिसीजन लेने लगे, तो हम ये कहेंगे कि एआई कॉन्शियस है, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि हमें पता नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या है, अगर बाय प्रोडक्ट है कॉन्शियसनेस? तो सबसे पहली बात तो यही पर आता है कि जो एक जॉफरी करके फादर ऑफ गॉड फादर ऑफ एआई बोला जाता है, उन्होंने ये बोला कि हमें पता है कि एआई वगैरह काम कैसे कर रहा है, वी नो द स्ट्रक्चर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके बीच में जो मैकेनिज्म है, वो जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो जो सारी चीजें हो रही है, वो हमें उसका फंडामेंटल जो उसका लॉ है उसके बारे में हमें नहीं पता। यार मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है कि इंसान को भी नहीं पता, वो डिसीजन हमें भी नहीं पता कि हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग सम बीइंग, आई डोंट नो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन आता है, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टिमुलाई समझता है और उसको बस रिस्पांस दे रहा है। बीच में क्या हो रहा है हमें उस चीज के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। और लेकिन देखो, जो हम रिस्पांस देते हैं वो भी एक सेट वेरिएबल्स हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे लोगों ने, हमारी किताबों ने, हमारी सोच ने, हमारी एजुकेशन ने हम पे डाले हुए। तब भी आप बताओ कि आप लॉजिकल टर्म्स में फ्रीली सोच थोड़ी ना पा रहे हो। इंटेलिजेंट आप कैसे हो? इसके बारे में अभी तक जो भी साइंटिफिक एविडेंस है, जो भी डेटा या फैक्ट्स है, उसके बारे में तो हम मैक्स टू मैक्स सिर्फ यही बोल सकते हैं, वी येट डोंट नो, या इसके बारे में कुछ भी क्लेम करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं। दिस इज द सेम विद कॉन्शियसनेस। मे बी कॉन्शियसनेस कुछ ऐसी चीज है जिसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट माइट नॉट इवन एग्जिस्ट। हो सकता है हम बहुत एडवांस एआई हो किसी के, अगर हो सकता है हम बहुत एडवांस एआई हो किसी, जैसे हमने, जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो प्लेनेट पे मान ले हमने भेज दिया, वो कुछ आपस में एक्टिविटी, वो बेसिकली कुछ भी सोच रहे हैं, उनका बेस हमने उनका बेस सेट है, वो फ्रीली नहीं थे सोच सकते ना। करेक्ट। तो हमारे भी, अगर हम भी देखें, हम एक बहुत मोर एडवांस एआई हो किसी चीज के, हम भी, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बात कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर भी बात कर चुके हैं कि वी आर नॉट फ्री एट ऑल। करेक्ट। हमारे डिसीजंस ऑलरेडी शेप्ड है बिकॉज ऑफ आवर कंडीशंस। ठीक है, तो ये बात सोचना कि कॉन्शियसनेस क्या है, ये बात सोचना कि इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज बकवास है। जैसा एलन ट्यूरिंग क्या कहते हैं कि हमें पता नहीं इंटेलिजेंस। लेकिन सुशांत, कुछ बेसिक टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं ना कि कॉन्शियसनेस इज द लॉ ऑफ बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी दैट अलाउज लॉ ऑफ फिजिक्स टू एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना कभी-कभी, हम आगे ये वही शायरी है कि मैं तुमसे 2 कदम आगे रह के भी 2 कदम पीछे रहा, इसका मतलब कुछ नहीं निकल के आएगा। तो मतलब ये भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सारी जो चीजें हैं, मे बी यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू द लॉज ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल। एंड इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने जब उसने डिफाइन किया था व्हाट इज स्पिनोजा गॉड, तो स्पिनोजा गॉड मतलब ये होता है कि इफ यू आर कंसीडरिंग दिस यूनिवर्स एज अ कॉन्शियस बीइंग, तो हम इसको भगवान मान सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पिनोजा गॉड में जो उनको इस चीज का यकीन था, तो इस चीज के बारे में डिस्कस किया। मतलब वही अभी बात, अभी जैसे पूरी वीडियो में जो मैं मेन मुद्दे पे और चर्चा का जो करना चाह रहा हूँ, वो चाह ही रहा हूँ सिर्फ इमिटेशन गेम पे बात करें। और करेक्ट। एलन ट्यूरिंग की अगर देखा जाए तो इसने ये साबित कर दिया कि इंटेलिजेंस, उसका ये सवाल उसने समझा दिया कि कैन मशीन थिंक इलॉजिकल है, इसको छोड़ देते हैं। मशीन क्या बिहेव कर सकती है? मशीन बिहेव कर सकती है। इससे हमें अपनी जिंदगी में पता चलता है कि मशीन अगर बिहेव कर सकती है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ से, क्योंकि अगर मशीन बिहेव कर सकती है, हाँ,
उसके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जानते, जैसे तुमने बताया। हम बिहेव कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इतने अनसर्टेन है इंसानियत, इतनी अनसर्टेन है हमारी इंटेलिजेंस, जिसको पता भी नहीं वो क्या है, फिर भी वो हक रख लेती है किसी को बोलने का कि तुम सही हो तुम गलत हो, जो कि मूवी में दिखाया। उसको होमोसेक्सुअल होने के लिए सजा दे दी गई, बंदे ने सुसाइड कर लिया। जिस बंदे ने उस समय टेक्निकल टर्म्स में एआई का फाउंडेशन रख दिया, जिस बंदे ने कंप्यूटर्स का फाउंडेशन रख दिया, ट्यूरिंग मशीन को ही बाद में कंप्यूटर्स कहा जाता है, जिसने ये रख दिया, उस इंसान ने क्या कहा कि भैया तुम गलत हो, जबकि पूरी मूवी यही दिखा रही है कि तुम्हें पता नहीं है कि कोड्स क्या है। मशीन ने उसकी जो क्रिस्टोफर मशीन ने क्या किया, एक मैसेज आता था, उसने सेट वेरिएबल सेट किए थे ना। हाँ करेक्ट। हमारी जिंदगी में अब इसको ऐसे रिलेट करें फिलॉसफी की। हमारे पास कोई कुछ इनपुट आता है, हमें कुछ फैसले लेने हैं, हमारे अंदर भी सेट वेरिएबल्स तो सेट है, जैसे वहां पे हेल हिटलर और 2-3 चीजें सेट थी, जिस चक्कर में हमने कोड डिकोड कर लिया। हमारे बेसिकली एक मशीन है, हम भी मशीन है, बस मे बी हमारी कॉन्शियसनेस कुछ अलग डायमेंशन या कुछ अलग तरीके से हमारे अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं। करेक्ट। हमारे हम किस देश में पैदा हुए हैं, किस देश के किस सिटी में पैदा हुए हैं और किस गली में पैदा हुए हैं, उस वजह से हमारी ऑलरेडी कंडीशनिंग है। वैसे एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जैसे जब एलन ट्यूरिंग ने जब ये बताया था और ये कंडीशन सेट की थी कि जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि दिस मशीन या फिर दिस पीस ऑफ इंडिविजुअल या कुछ भी एंटिटी वो कॉन्शियस हो जाएगी। ठीक है, वो जो टेस्ट होता था ना उसको बोलते थे एलन ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट उसको बोलते थे। अभी क्या हुआ है, जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, एआई एडवांस हुआ है, तो वो जो ट्यूरिंग टेस्ट है ना, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। What does it mean? कि हम इंसान ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी एंटिटी कॉन्शियस हो जाए। हम उस पैरामीटर को इतना टफ बनाते जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी जीपीटी आ गया। और जो ही एलन ट्यूरिंग ने किया था, एलन ट्यूरिंग ने उस मूवी इमिटेशन गेम में उसने क्या बोला था, एक सीन आता है जिसमें बोला था कि इवेंचुअली जो मशीन बना रहा हूं मैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहेगी। करेक्ट। अगर आप किसी मशीन को कॉन्शियस नहीं होना चाह रहे, उसको एक हार्ड कंडीशनिंग दे रहे हो, आर्टिफिशियल जनरल, तो वो इवेंचुअली उस हार्ड को समझ के फिर आ जाएगा। फिर आपको ये आप खुद अपने एक लूप में फंस रहे हो जो इवेंचुअली इसको कॉन्शियस कर देगी आपके तक। और इसी चीज से वैसी मशीन बनी है। करेक्ट। इसी चीज से एक और जैसे थियरी लोग साइंटिस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोगों ने इतना, अगर किसी मशीन को हमने, अगर किसी एआई के थ्रू अगर हमने कॉन्शियसनेस वगैरह अचीव कर ली, इज इट पॉसिबल सुफियान कि हम अपने ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स कनेक्शन को डाइसेक्ट करके, स्टडी करके, उसके पैटर्न को किसी तरीके से एक मशीन के अंदर बेसिक एक इसमें कह लीजिए थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसमें बोलते हैं कि अगर इवेंचुअली जाके एक ऐसा मोर एडवांस एआई आ गया जो हमें डायरेक्टली मिमिक कर दे, इमिटेट कर दे तुम्हारे कॉन्शियस मशीन के अंदर, तो क्या वो भी सुफियान ही होगा? ऑब्वियसली एलन ट्यूरिंग ने क्या बोला कि अगर तुम किसी चीज को लॉजिक में तोड़ सकते हो तो मशीन कर देगी, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो भी है उसको लॉजिक में तोड़ दोगे तो मशीन कर देगी। मशीन कर देगी इसका मतलब अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्शियसनेस जीवन का पहचान है या क्या हमें नहीं। अगर कॉन्शियसनेस लॉजिकल है तो वो तो कंप्यूटर बना देगा। तो आप क्या कह रहे हो कि आप अमर हो जाओगे? कॉन्शियसनेस का अमर होना क्या आपका अमर होना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। करेक्ट। हमें इवेंचुअली जाके सवाल दोबारा उठेगा कि हु आर वी रियली, बिकॉज अगर कॉन्शियसनेस हम है और उसको लॉजिक में तोड़ दिया हमने, तो हम तो कॉन्शियसनेस नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो हम जिंदा है। इसको इस वे में समझ सकते हैं ना कि यार ये किस इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, अब इस पे देखिए मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है। मूवी में क्या, जैसे उन्होंने एनिग्मा मशीन तोड़ दी, मतलब वो लास्ट में जाकर डिस्ट्रॉय, नहीं मतलब एनिग्मा जो उनकी वो एनिग्मा कोड तोड़ दिया उन लोगों ने उस क्रिस्टोफर मशीन का इस्तेमाल करके। अब बहुत खूबसूरत सीन आता है, जो बंदा उनके साथ टीम में काम कर रहा है, एनिग्मा को लास्ट में उन लोगों ने तोड़ भी दिया, मतलब कि वो नहीं चाहते कि ये चीज कहीं लीक हो। लेकिन अब मूवी में देख रहे हो कि जो बंदा उनके साथ टीम थी पूरी जो ये सब कर रही थी, उसमें से जो एक लड़का होता है, उसका भाई किसी शिप में होता है, I remember that scene. शिप में होता है और वो बोलता है कि हमें पता है उस शिप पे अटैक होने वाला है, हम इसको रोक सकते हैं, प्लीज एलन ट्यूरिंग जो है तुम इसको मैसेज को कन्वे कर दो। वो बोलता है हम नहीं कर सकते, रीजन बीइंग कि जर्मन्स को पता चल जाएगा कि हमने उनका एनिग्मा तोड़ दिया है। तो वो बंदा उससे सवाल पूछता है, यू आर नॉट गॉड, यू डू नॉट डिसाइड कि कौन जीत सकता है, कौन किसको मरना चाहिए। उसके बाद बहुत खूबसूरत डायलॉग बोलता है मूवी में कि आई थिंक वी आर गॉड, बिकॉज अभी हम डिसाइड कर रहे हैं किसको जीना है किसको नहीं। My brother's is on the Carlisle. I'm so sorry. So sorry. Not God, Alan. You don't get to decide who lives and who dies. Yes, we do.
उसने जाके उनके हाई कमांड को बोलता है कि भैया एक काम करते, अभी चलना पड़ेगा हमें स्टैटिस्टिक्स से, हमें तुरंत वॉर नहीं जीतनी, हमें सिर्फ वहां पर इंफॉर्मेशन देना है जहां पर जर्मन्स को शक ना हो कि हमने कोड, वो है नहीं, क्रैक कर वो बात ही नहीं है। वैसा नहीं करना था उनका। पूरा स्टैट्स पे चलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई वॉर लंबी चलनी है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्म करेंगे जब तक कि उनको पता ना चल जाए कि हमने एनिग्मा तोड़ लिया। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली किसको बचाना है और किसको मरने देना है, जिससे वो ये गैस ही ना कर पाए कि इन्होंने एनिग्मा तोड़ लिया है। और ये बहुत लंबे पैमाने पे, जैसे उसके बाद 2 साल तक और वॉर चली आई गेस, तो 2 साल तक उन्होंने इसी चीज को डिसाइड किया कि हमें किसको मरने देना है, किसको जिंदा रखना है, जिस वजह से जर्मन्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें जाने बचानी है, तब तक जर्मन्स को पता ना चल जाए कि भैया इन्होंने एनिग्मा तोड़ लिया। अगर हम सारी जान बचाने लगे उनको समझ में आ जाएगा भैया एनिग्मा तोड़ लिया। और इससे ये बोला जाता है कि एक फिगर दिया जाता है कि शायद बिकॉज ऑफ एलन ट्यूरिंग कम से कम मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बचाई गई थी। मतलब सिर्फ आप वॉर में जाकर जिंदगी नहीं बचा सकते। तो खुदा कौन है, ये सवाल इस मूवी में आ गया कि जो सबको बचा ले या कुछ को मरने दे जिससे कि इवेंचुअली आगे चल के बहुत अच्छा हो। ये भी आप पे सवाल ये रहेगा। सोच के देखो कितने बड़े टफ फैसले लिए थे उस इंसान ने भी। और शायद हमारी ह्यूमैनिटी भी ऐसी चलती है कि बहुत जगह वायलेंस है, बहुत जगह पीस है, लेकिन इवेंचुअली एक ऐसे मैक्सिमम स्टैटिस्टिकल पॉसिबल वे में चल रही है दुनिया जिसमें ये सस्टेन कर जाएगा। ये जो एलएलएम मॉडल्स अपने आप को बना रहा है, और ये जो एलएलएम मॉडल्स है ये भी जो आउटपुट देती हैं वो स्टैटिस्टिकल एक प्रोबेबिलिटी होता है कि इस वर्ड के बाद ये मैं बता दूं इसमें क्या होता है। तो ये उसने ये कर दिया, तो मूवी के आखिर में आके जब जिससे वो प्यार कर रहा होता है बेसिकली उसको छोड़ देता है कि रीजन इसलिए नहीं कि उसका था कि अगर मैं इसके साथ और रहूंगा तो इस पे इवेंचुअली दिक्कत आ जाएगी, उसको छोड़ देता है, वो किसी और से शादी कर लेती है, मिलने आती है और उस पे वो चल रहा होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। तो आगे वो थेरेपी चल रहा होता है तो वो पूछता है उससे कि क्या मैं सही इंसान भी था। तो उसने वो लड़की उसको बोलती कि अपने आप को देखो, आज दुनिया में बहुत से लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, शायद ये मशीन की काम हो पा रहा है, शायद दुनिया में लोग पीसफुल हैं, ये तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। और तुमने डिसाइड किया, लोगों को नहीं पता, तुमने डिसाइड किया कि इंसानियत बचाने के लिए कितने इंसान मर जाने चाहिए, वो तुमने किया जिस वजह से आज ये वॉर रुक गई। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया समझे ना समझे, यू आर अ ब्रिलियंट। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसने लोगों को मारा या लोगों को बचाया? सोफिया वही बोल रहा हूँ, उसने लोगों को इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे उसने इंसानियत बचाई बस। और उसी इंसानियत ने, उसी सोसाइटी ने उसको मार दिया। मतलब बहुत बिल्कुल लाइफ इज सच आयरॉनिकली क्या है भाई। लेकिन सुफियान, मैं इस आइडिया में बहुत एक और चीज है उसमें, वो डायलॉग भूल जाऊंगा मैं, उसने ये बोला था जो उसके क्रिस्टोफर दोस्त ने उसको बोला था, जो बाद में जब उसने टीम बनाई थी तब एलन ट्यूरिंग ने सबको बोला था, और आखिर में वही लड़की उस बात को उसको बोल के जाती है कि कई बार जो इंसान दुनिया को समझ में नहीं आता है वही इंसान ऐसे काम कर सकता है जो इंसान कभी समझ भी ना पाए। वाह, तुमको दुनिया नहीं समझ रही थी, लेकिन तुमने एक ऐसा काम किया। मूवी के शुरुआत में बोला जाता था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक एनिग्मा कोड। क्या बोलता है एलन ट्यूरिंग? लेट मी ट्राई, आई विल। मतलब ये क्या चीज थी, मैथमेटिशियन देखो उसने, इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक एनिग्मा एंड लेट मी ट्राई इट। And Enigma is the most difficult problem in the world. No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? और उसके बाद बोला कि उसने बोला कि अगर मैं भी हार गया तो हाँ, ये एनिग्मा नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये थी यार, ये मैथमेटिशियन की जादू। This is the beauty of human brain. कहाँ तक हम सोच पाते हैं, और मे भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब वापस आते हैं तुम्हारे उस पे सवाल पे, एलएलएम के ऊपर, कि यार मशीन कैसे, वो नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रही है। मशीन लिटरल टर्म्स में, आप अगर एआई किसी से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आप जवाब ले रहे होते हैं, तो उसको नहीं पता है कि वह क्या बोल रहा है। वो अपने पहले वर्ड से, वो टोकन वर्ड्स बोलते हैं। टोकन बहुत फेमस हो गया था आजकल। मे भी ये सिंबल्स के साथ खेलता है। नहीं कुछ एक आया वर्ड, इस वर्ड के हिसाब से ये मुझे कॉन्टेक्स्ट मिला है, मेरे पास बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स डिसाइड मोस्ट प्रोबेबल वर्ड क्या होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। इसी हिसाब से आपको मशीन आंसर दे रहा है। हम सब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर जीवन में अपने खुद के फैसले लेते हैं, हमारे सारे पैरामीटर्स सेट है कि मेरे मम्मी मारेंगी, एक्टिंग में मत जाओ, तो उनको दिखाना पड़ता है भैया मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, पर्सनल बातें करने फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, जिससे सब स्टेबल हो जाएगा। और शायद घर वाले मान जाए, और मान गए तो देखो आज सुफी टाइम हियर इज लाइव एंड फाइनली हियर। तो ये बात हो जाती है कि आपके पैरामीटर सेट है, वैसी मशीन भी काम करती है। इसी का इस्तेमाल करके हमें लगता है कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी हमसे बात कर रहा है,
वो बात नहीं कर रहा है, वो बस इमिटेट कर रहा है। एंड इसी बात पर इस चीज को और एक स्टेप फर्दर लेकर जाना चाहूंगा, इस बात पर कि हु वी रियली आर, हम कौन है, या फिर कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो एक पैराडॉक्स होता है जिसके बारे में लोग अक्सर जिक्र करते हैं, दैट इज द थियरी ऑफ शिप ऑफ थीसिस। हाँ, तो वो उसके बारे में जब लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि लेट्स से अगर हमने कोई एक शिप बनाया और हम लोगों ने उस शिप को बनाने के लिए कुछ ब्लॉक्स ऑफ प्लैंक वगैरह यूज किया, और उस प्लैंक को यूज करके हम लोगों ने उस शिप को बनाया, एंड अभी शिप बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद जब शिप खराब हो जाता है, उसको जब मेंटेन करते हैं तो उसके पार्ट्स को धीरे धीरे मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए उसके पार्ट्स को धीरे धीरे बदलते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसका सारे पार्ट्स को हम बदल देते हैं नए पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्या वो अभी भी, इसको मैं एक स्टेप फर्दर ले जाता हूँ, और जो पुराने पार्ट निकाले उससे एक नई शिप बना दो। चलो ठीक है, बना दिया। लेकिन अभी ये दो शिप है, कौन सी शिप है? अब कौन सी ओरिजिनल? और इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। जो हम ह्यूमंस है, तो हमारे ह्यूमंस में जो भी एटम्स, जो भी हमारे सेल्स है, एक स्टडी है जिसमें ये बताया जाता है कि आफ्टर एवरी 7 to 10 ईयर्स हमारे सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे जो सेल्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से। क्या रिप्लेस होने के बाद जो हमारी आइडेंटिटी बिफोर थी, क्या वो आइडेंटिटी अभी भी है? क्या हम वो अभी भी वही इंसान है जो 7 साल पहले थे? क्योंकि जिस चीज से हम बने थे वो तो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो हम है कौन? मैं वही बताना चाहता हूँ कि हाउ वी आर इवन कॉन्शियस। आप लोग दुआ करिए और दुनिया, इंसानियत ये दुआ कर ले कि काश हम कॉन्शियसनेस भी ना हो, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस को भी हमने लॉजिक दे दिया तो ये साबित हो जाएगा कि कॉन्शियसनेस, अगर अभी शिप ऑफ थीसिस, इस चीज का जवाब ये है कि भैया चाहे सेल मर जाए लेकिन कॉन्शियसनेस तो वही है, तो मैं तो अभी भी वही हूँ। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस को भी हमने लॉजिक में तोड़ दिया और हमने कॉन्शियसनेस को भी रीजनरेट कर दिया, तो आप ना कॉन्शियसनेस ही बचेंगे ना बॉडी ही बचेंगे। आप तब ये सवाल पूछना दुनिया से कि एक्चुअली हम कौन है, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर अभी तो हम कह सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली कि वी आर कॉन्शियस बीइंग, एंड मेरी आइडेंटिटी मेरी कॉन्शियसनेस और ये हमारी एरोगेंस होगी, ये हमारा एक छोटा सा, मैं बोलूंगा एक वॉर होगा, वायलेंस होगा, कि हम ये बोल सके कि हम कुछ समझते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, या हम समझते हैं कि नेचर हमारे लिए बना है, या हमें पता है ये सारी चीजें कैसे ऑपरेट करता है। बस हमें ये पता है कि ये चीजें ऑपरेट कर रही है। नहीं, हमें ये भी नहीं पता, हमें बस ये पता है कि हमें नहीं पता है कि कैसे ऑपरेट कर रही है। हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या पता है, हमें ये भी नहीं पता। जैसे बोलते हैं ना कि पूरे यूनिवर्स में हमें बस इतना पता है कि हमें पूरे यूनिवर्स का बस 5% नॉलेज है कि क्या सारी बताओ यार, ये 95% तो हमें पता भी नहीं। कितने कन्वीनियंट था एक जमाने में बोलना कि 5% का नॉलेज, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, उसने बोला कि अब तो कुछ नहीं पता है, अब तो कुछ भी नहीं पता, हम क्या क्या कर देंगे जादू तुम्हें देखने। क्वांटम टनलिंग पहले माइक्रोस्कोपिक थी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम टनलिंग होती है, भैया 2025 में मैक्रोस्कोपिक के लिए मिल गया। इंसान परेशान ये है कि एक्चुअली में हमें जो पता भी है वो सही पता भी है कि नहीं पता है। और इस जब तुमने क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रही थी, तो उसमें मैं कॉन्शियसनेस उसको जोड़ना चाहूंगा। वो ये भी होता है कि लेट्स से देख, हम लोग तो एट द एंड ऑफ द डे एटम, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, इन सब चीजों से ही बने हैं। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, तो सुफियान जस्ट टेल मी वन थिंग, ये जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, जो क्वांटम फ्लक्चुएशन वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो वो जो एंटिटीज हैं, वो जो क्वार्क्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या वो भी किसी मायने में कॉन्शियस है? क्या वो प्रॉपर्टी जो हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर मिल रही है, क्या वो प्रॉपर्टी उन मैटर्स, उन पार्टिकल्स को भी मिल रहा है क्या? क्या उस पर वो चीज ट्रांसलेट हो रही है कि या हमें वो चीज एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया, या तो ये भी हो सकता है कि वहां से चीजें हमारे पास आ रही है। ये मेरा पर्सनल टेक आता है, मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे साबित भी हो चुका है कि हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करती है, मुझे लगता है कि एक्चुअली में ना पूरी की पूरी दुनिया हिग्स फील्ड है। जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया समंदर है और 2-4 लहरें उड़ जाती है हम जैसी, हमको लगता है कि हम लहर हैं, लेकिन है तो हम पानी। एक दिन मौत आती है और हम अपने क्या बोलते हैं, हिग्स फील्ड में वापस चले जाते हैं। हिग्स फील्ड, भाई मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैं बोल रहा था कि हम सिर्फ 2-3% से रियल इसलिए हैं क्योंकि प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स हैं या फिर न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर वो उस मकड़ी के जाल में फंस जा रहे हैं, वरना तो हम बेसिकली एग्जिस्टेंस में आना और एग्जिस्टेंस में नहीं रहना कोई मतलब नहीं है। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सब एक जायंट कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जो बीच बीच में रिपल्स की तरह हमें दिख रही है, और एक दिन जब खत्म हो जाएंगे तो उस जायंट में मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस आई गेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, ये मेरा टेक है, ये मेरा पर्सनल टेक है कि यार बहुत कितने खुश, वो नील डेगार्स टायसन बोलता है ना कि मेनी पीपल फील स्मॉल बिकॉज़ यूनिवर्स इज टू बिग,
I feel big because I'm in this universe. Universe is me. Universe is me. तो आप खुश अपने आप को ऐलान कर दीजिए, अपने आप को खुशखबरी दे दीजिए कि आप ही यूनिवर्स हैं। उस बीच में आप एक जगह पॉइंट में ये लहर बन चुके हैं और यही and this is the most astounding fact about the universe. ये मतलब इससे और क्या चाहिए? मतलब if you are looking for a purpose of life, this is all. एक कनेक्शन, एक दोस्त बनाना, एक अपने दोस्त का मजाक उड़ाना, इससे खूबसूरत मतलब और क्या ही हो सकता है। और अगर इसके अलावा कुछ मतलब भी होता है तो शायद हम उस मतलब को और इसी चीज को उस मूवी, आप प्लीज उस मूवी को देखिए, द इमिटेशन। आई होप आपने देखा होगा। ये सारे सवाल बेसिक ह्यूमन बिहेवियर क्या है इसने तोड़ा, कि ह्यूमन ने अपने आप को सोचा वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो ऐसे बाद में फैसले लिए। एक इंसान को उसने इंसान रहने का हक नहीं दिया, जो एलन ट्यूरिंग थे। बहुत बड़ी बात। उसके बाद जब हम डिसाइड करते हैं कि दुनिया में जो वायलेंस देखा जा रहा है कि वायलेंस का बिहेवियर इंसानों को सेटिस्फेक्शन देता है, इस चक्कर में इंसान वायलेंस कर रहा है। और ये वायलेंस तब तक दुनिया में जो भी चल रही है तब तक खत्म नहीं होगी जब इंसान एक साथ ये समझना जाए कि इसके सेटिस्फेक्शन बहुत खोखला है। जो उसने मूवी में दिखाते हैं कि जैसे ही उसने चिल्लाना बंद किया तो उन्होंने तो इंसानों को सेटिस्फेक्शन देता क्या है if it's not violence? मुझे लगता है आई गेस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी के लिए बहुत ज्यादा रैंडमनेस इंसान को सेटिस्फेक्शन देगी, बिकॉज यूनिवर्स का बेसिक नेचर जो टूट नहीं रहा वो ये है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़नी चाहिए। शायद शाहरुख खान ने बोला है कि एट द टॉप इट्स ऑल अलोन, मतलब वो रेस्टलेसनेस को पसंद करता है शाहरुख खान। रेस्टलेसनेस, रैंडमनेस, एंट्रोपी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। आप बताइए मुझे, एक इंसान जिसके पास ठीक ठाक अभी सब्सक्राइबर है, वो एक मस्त से इस पे बैठ के जो दर्द हो रहा है उसको ये बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हलचल पसंद है ना। यही बेसिक कोर है इंसानों का कि उसकी हलचल में ही वो कुछ जनरेट करना चाहता है। जस्ट डिस्टर्ब योर एग्जिस्टेंस। तो बस हाँ, तो ये मूवी आपको आपके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सवाल उठा देगी। ये मूवी आपको बताएगी कि मशीन और आप में टेक्निकल टर्म्स में कोई अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि इंसान भी मशीन की तरह सोच सकता है, मतलब कि मशीन की तरह फैसले ले सकता है। अगर मशीन को लगता है कि इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ऐसे इंसान भी है किसी इंसान की इमोशन की कदर ना करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मशीन को अगर आप कह सकते हैं कि रूथलेस है, क्या कह सकते बोलते कि भाई निर्दयी है, रूथलेस तो हमारे लिए हो गया ना रूथलेस। हाँ, इंसान भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने मशीन और इंसान को एक साथ जोड़ दिया। उसने ये भी बता दिया कि मशीन क्या है, कैसे सोचती है। ये सवाल पूछना गलत है कि मशीन सोचती है कि नहीं सोचती है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम कैसे सोचते हैं। तो बहुत खूबसूरत मूवी थी। आई गेस बहुत लंबी हुई। एट द एंड हम इसको इस चीज पे समराइज कर सकते हैं, द कॉन्शियसनेस दैट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन मे नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। आई होप हम बस इसको लॉजिक ना दे पाए, वरना यार मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, मैं बोलता भी हूँ लोगों से कि इस जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज तोहफा यही है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। चलो धन्यवाद, जय हिंद। चलो ठीक है, बाय।